हेलो डी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग व्यतिकरण के फलस्वरूप परिणामी तीव्रता के लिए जो फार्मूला डेराइव होता है वो डेराइव करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दो वेव्स ली जाएंगी और उनका इंटरफेरेंस करा के रिजल्टेंट इंटेंसिटी डेराइव किया जाएगा। आपको लेकिन सबसे पहले समझना चाहिए कि इंटरफेरेंस क्या होता है, और ये टॉपिक वेव ऑप्टिक्स की एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए आप इसको बहुत कंसंट्रेटली देखिएगा। अब इसमें हम आपको व्यतिकरण को एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। व्यतिकरण क्या होता है ये आपको समझना चाहिए। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने बताया था कि जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम वाली तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर उनके अध्यारोपण के कारण जो परिणामी तीव्रता आती है वो उनकी अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न भिन्न होती है। कुछ स्थानों पे तीव्रता जो आएगी परिणामी तीव्रता वो ज़्यादा होगी और कुछ स्थानों पे परिणामी तीव्रता उन दोनों की तीव्रताओं के योग से कम होगी। तो जहाँ पे परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से ज़्यादा आता है, मतलब I1 प्लस I2 से ज़्यादा होगा, वहाँ पे समपोषी व्यतिकरण होता है। और जहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू लेस देन होती है किससे, उन दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम होती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होता है। मतलब जहाँ पे IR ग्रेटर देन होगा I1 प्लस I2 से, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहाँ पे IR इज लेस देन क्या होगा I1 प्लस I2, वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा कि जब दो प्रगामी तरंगें एक ही दिशा में किसी माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के किसी कण पर उनके द्वारा जो परिणामी विस्थापन मिलता है उस परिणामी विस्थापन का मान y उन दोनों तरंगों के द्वारा उस कण पर किए गए विस्थापन के वेक्टर योग के बराबर होता है। मतलब ये मिला था, जो परिणामी विस्थापन मिलता है वो परिणामी विस्थापन क्या होता है, उन दोनों तरंगों के द्वारा उस कण पर किए गए विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये आपने पढ़ा किसमें, अध्यारोपण के सिद्धांत में। अब आपको क्या बताना है, दो तरंगों के व्यतिकरण से जो परिणामी तीव्रता आती है वो क्या आएगी, मतलब ज़्यादा होगी कम होगी, वो तो आपका हो गया टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, मतलब विनाशी व्यतिकरण और समपोषी व्यतिकरण। लेकिन हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिले तो सही, हम उसका फार्मूला यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे मानना पड़ेगा, दो वेव्स अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हम आपको एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं। एक वेव्स आपकी यहाँ पे मान लेते हैं जो है ये कुछ इस तरह से ऐसे मीडियम में ट्रेवल कर रही है ऐसे, और एक वेव यहाँ से ऐसे चल रही है, ये कुछ ऐसे जा रही है। हो सकता है कि ये दोनों एक ही माध्यम में चल रही हैं, यहाँ पे आकर मिलें तो यहाँ का जो पार्टिकल होगा है ना, इनका यहाँ पे अध्यारोपण होगा। इस पार्टिकल पर अध्यारोपण के कारण इस पार्टिकल का एक परिणामी विस्थापन आएगा y, जो इन दोनों की वजह से आया है। अब इस परिणामी विस्थापन का मान जो होता है वो क्या होता है, इन दोनों तरंगों के द्वारा किए गए इस कण पर अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है, जो यहाँ पे हमने बताया है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब ये जो विस्थापन नया मिला आपका, किसका मिला, इस कण का, इसकी जो तीव्रता होगी वो अलग होगी, इसका जो आयाम होगा वो भी अलग होगा। लेकिन ये एक पार्टिकल का है, ध्यान दीजिएगा, ये वेव्स हैं और ये पार्टिकल है। तो कहने का मतलब ये कि जब इनका इंटरफेरेंस हुआ इस पॉइंट पर, तो यहाँ से आपको वेव नहीं, यहाँ पे एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये वेव नहीं है, ये पार्टिकल है। तो पार्टिकल का एक अलग डिस्प्लेसमेंट होगा और पार्टिकल भी आपको एक नया एम्पलीट्यूड दिखाएगा। आपको लगेगा कि ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ये पार्टिकल है, वेव नहीं है। जबकि ये दोनों क्या हैं, वेव्स हैं। तो ये दोनों वेव्स जब यहाँ पे मिली पार्टिकल पे, तो पार्टिकल भी एक अपना प्रारूप दिखाएगा जो वेव की तरह आपको लगेगा, लेकिन आप यहाँ पे पार्टिकल इसको समझेंगे, वेव नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब अध्यारोपण होता है
तो परिणामी विस्थापन किसका होता है? कण का। कण का होगा, जिसकी वजह से आपको एक नया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिलेगा, लाइक वेव। वेव की तरह, जो वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है उसी की तरह इस कण का भी एक आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिलेगा। और उस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से अगर हम वेव्स को लेके, इन दोनों वेव्स के साथ में इस कण को कंसीडर करें तो इसकी इंटेंसिटी कुछ और होगी, इसकी इंटेंसिटी कुछ और होगी, और इस पार्टिकल की इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, क्योंकि रिजल्टेंट यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का हो रहा है, तो इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कुछ और आएगी। ये आपको बताना है। और जब ये मिलते हैं इस स्थान पे तो क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। मतलब एक परिणामी तीव्रता मिलती है, और परिणामी तीव्रता जो होती है वो हो सकता है ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन किससे? इन दोनों तीव्रताओं के योग से ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, अथवा शून्य भी हो सकती है। तो ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा होगा आई आर का मान, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मान I1 + I2 से कम होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा, या जीरो होगा तब भी डिस्ट्रक्टिव होगा, है ना। अब इसी क्रम में आपको सबसे पहले जब परिणामी तीव्रता निकालना है तो आप क्या कंसीडर करेंगे, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर हम मान लें ये दोनों सोर्सेज हैं, ये S1 है, ये S2 है, दो स्रोत से दो तरंगें निकल रही हैं। यहाँ पे S1 और S2 क्या हैं? सोर्सेज हैं, जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ से जो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं वो एक ही दिशा में गति कर रही हैं, लगभग एक ही दिशा में गति कर रही हैं, लेकिन ये माध्यम के जिस कण का डिस्प्लेसमेंट कर रही हैं मिलके, यहाँ पे इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इनके बीच जो पाथ का डिफरेंस है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का रास्ता छोटा लग रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का रास्ता ज़्यादा लंबा है। तो इनके बीच क्या है? पाथ डिफरेंस है, जिसे आप पथांतर बोलते हैं। पथांतर की वजह से इन दोनों वेव्स में कलांतर आ जाएगा। कलांतर का मतलब आप लोग जानते हैं, एक एंगल होता है फाई। फाई क्या होता है? कलांतर है। लेकिन स्टार्ट में जो इनका कलांतर था वो एक ही माना गया। मतलब ये अगर ओमेगा टी के कलांतर पर निकली थी तो ये भी ओमेगा टी के कलांतर पर ही निकली थी। लेकिन पथांतर के कारण जब यहाँ पे ये पहुँची तो इस वाली वेव का जो कलांतर हो गया वो ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। कलांतर क्या होता है? ये पोजीशन बताता है किसी पार्टिकल का, किसी इंस्टेंट पे पोजीशन और डायरेक्शन दोनों डिसाइड करता है कौन? कलांतर। ये आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे इसका कलांतर हो जाएगा, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जैसे आता है उसी तरह से वेव का भी एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट को हमने y = y1 + y2 से माना जरूर है, लेकिन यहाँ पे अभी हमने इसको ब्रेक नहीं किया है, मतलब उस फॉर्म में नहीं लिखा है जिसमें होना चाहिए y को। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो वेव का होता है वो y = क्या होता है? a sin ω t। ये ऐसे आता है। ये वाला पार्ट जो है ये कलांतर का पार्ट है। ओमेगा इसमें क्या होता है? ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति इसका मान होता है 2πf। f क्या है? ये आवृत्ति केवल होता है। आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति में अंतर होता है। आवृत्ति जो होता है वो 1 सेकंड में जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है उसको हम आवृत्ति बोलते हैं, लेकिन ये एंगुलर है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2πf। तो दोनों वेव का यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसका भी ओमेगा इसका भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसीज बराबर रखी गई हैं। और हम लोग जब इंटरफेरेंस को बताते हैं तो समान आवृत्ति बोलते ही हैं। और हमने क्या माना कि अगर पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऐसा है जिसमें एम्पलीट्यूड a1 है ना, तब ये y1 हो जाएगा। y1 = इतना, और y2 = कितना हो जाएगा? a2 sin ω t + फाई।
अब ऐसा क्यों हुआ? हमने बताया कि जब ये यहाँ से निकलेगी यहाँ पे पहुँचेगी और यहाँ से ये वाली वेव निकलेगी यहाँ पे पहुँचेगी, तब तक तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस आ गया है। अगर इसने x दूरी तय की है तो इसने कितना x प्लस डेल्टा x दूरी तय की है। पाथ डिफरेंस कितना है? आप x प्लस डेल्टा x में से x को घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना? डेल्टा x, मतलब डेल्टा x का अंतर है, जिसकी वजह से जब ये वेव यहाँ पे पहुँची तो एक कलांतर बनेगा। कलांतर का मतलब कोण का भी अंतर आएगा। अब वो कोण का अंतर कितना है? मतलब ये वाला ओमेगा टी प्लस फाई है, इसके कोण का अंतर कितना है? फाई का अंतर है। कहने का मतलब ये कि दोनों वेव्स में जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी ये आपकी इनिशियल फेज है। इनिशियल मतलब एकदम स्टार्ट में, वो तो बराबर है, लेकिन इनमें पथांतर होने की वजह से एक पाथ डिफरेंस भी आता है, जिसे हम फाई से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस फाई, ये कलांतर वाला ही पार्ट है। तो इस तरह से हम दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस को मानेंगे। अब यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा अबाउट लिखना होता है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या? माना किसी माध्यम में दो तरंगे एक ही दिशा में गति कर रही हैं। या आप लिख सकते हैं माना किसी माध्यम में दो तरंगे एक ही ओर, है ना, गति कर रही हैं, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये माना कि माना इनकी आवृत्तियाँ बराबर हैं। अगर आवृत्ति बराबर है, यानी कि यफ अगर बराबर है दोनों का, तो कोणीय आवृत्ति भी बराबर होगी। या यूं कह लें कि अगर कोणीय आवृत्ति बराबर है दोनों का, जैसा कि अभी हमने बताया ओमेगा इसका भी है, ओमेगा दूसरे वाले का भी है, तो अगर दोनों का ओमेगा बराबर है तो यफ भी बराबर होगा, आवृत्ति भी बराबर होगी। अगर कोणीय आवृत्ति बराबर है तो इनकी आवृत्ति भी बराबर होगी। और 2 पाई आपका क्योंकि कांस्टेंट है, तो अगर पहले वाले का ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F1 मान लें और दूसरे वाले का ओमेगा मान लें 2 पाई F2, तो अंतर क्या है? इसका भी ओमेगा है, इसका भी ओमेगा है, तो मतलब ये कि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, F1 इज इक्वल टू F2 होगा। इनकी आवृत्तियाँ भी बराबर हैं, ऐसा हमने यहाँ पे माना है ना। माना इनकी आवृत्तियाँ भी बराबर हैं तथा इनके आयाम कितना है? स्मॉल a1 तथा स्मॉल a2 हैं। और किसी समय t पर स्मॉल t पर माध्यम के किसी बिंदु पर इनके कारण विस्थापन कितना मान लेते हैं? विस्थापन हम लोग मान लेते हैं y1 तथा y2 है, y2 है, ये आप मानेंगे। और यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हैं माध्यम के उस बिंदु तक पहुँचते पहुँचते इनके बीच कलांतर कितना हो जाता है? फाई, है ना। तथा माध्यम के उस बिंदु तक पहुंचने पर इनके बीच कलांतर कितना होता है? फाई हो जाता है। अब कलांतर क्यों फाई हो जाता है ये आपको हमने बताया, क्योंकि इनके बीच पथांतर आ जाएगा।
सोर्सेज आपके S1 और S2 हैं। सोर्सेज के भी टाइप होते हैं, लेकिन आप जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, है ना, आपको पता चलेगा। हालांकि अभी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी की। तो जब यहाँ पे कलांतर फाई हो जाता है, और वजह क्या है, पथांतर, पथांतर की वजह से कलांतर कितना हो जाता है, फाई। तो ये आप लिखने का जो प्रोसेस है ये आप अपने हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि हम बोर्ड प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा इन सब शब्दों पे। थोड़ा सा लिखना होता है, आप जो करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, बताइए। तो यहाँ पे क्या हुआ, माना किसी माध्यम में दो तरंगे एक ही दिशा में गति कर रही हैं, माना इनकी आवृत्तियाँ बराबर हैं तथा इनके आयाम क्या हैं, A1 और A2 हैं, और किसी समय t पर माध्यम के किसी बिंदु पर इनके कारण विस्थापन y1 तथा y2 है। तो परिणामी विस्थापन क्या होगा, y होगा, आप जानते हैं। तथा माध्यम के उस बिंदु तक पहुंचने पर इनके बीच क्या हो जाता है, कलांतर फाई हो जाता है ना। तब आप यहाँ पे y1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y1 आपका हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी। ये पहली वेव का विस्थापन समीकरण है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ऐसा क्यों, क्योंकि दूसरी वाली वेव थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, किससे, पहले से, जिसके बीच आप जब यहाँ पे कलांतर निकालेंगे तो आपको क्या मिल पाएगा, फाई। मतलब ये कि ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से एक कलांतर बनाएगी, जो इनके बीच के कला और इनके बीच के कला का अंतर जब आप करेंगे तो फाई आपको मिलेगा। इतने में से आप अगर ये घटाएंगे तो फाई ही मिलेगा। ये आप इक्वेशन सेकंड मान लें यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे जब ये दोनों तरंगे यहाँ पे मिली इस कण पे, तो इस कण का एक परिणामी विस्थापन होगा, जो आपको लगेगा इस वेव इक्वेशन की तरह ही। परिणामी विस्थापन जो आएगा वो इन दोनों के विस्थापनों के योग के सदिश योग के बराबर होगा। ये तरंग का अध्यारोपण का सिद्धांत बोलता है। तो यहाँ पे अगर हम तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत से जब ये सिद्धांत अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा y, मतलब एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, जो हो जाएगा क्या, y1 प्लस y2 के बराबर। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से अगर हम y1 y2 का मान रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये आपका हो जाएगा, तरंग का अध्यारोपण सिद्धांत लगाएंगे तो ये चीज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ आएगी। एक चीज़ और सोचिए कि जब इनका विस्थापन समीकरण यानी कि तरंगों का विस्थापन समीकरण साइन के टर्म्स में है, साइन का ग्राफ जानते हैं आप कैसे बनता है ना, यही है साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ साइन की वैल्यू लेके अगर आप बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। अब ये जो तरंगे चल रही थी ऐसे ऐसे और मीट कर रही थी किसी पॉइंट पे जाके ऐसे, तो वहाँ का जो पार्टिकल है उसमें एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आता है, वहाँ का जो पार्टिकल रहेगा उसमें एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना। अब वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा उस पार्टिकल का एक नया एम्पलीट्यूड होगा और वो एक नया अपना डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन शो करेगा, जो किस फॉर्म का होना चाहिए, इसी फॉर्म का होना चाहिए। मतलब उसका एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, एम्पलीट्यूड होगा और वहाँ पे फेज कुछ उसका होगा, है ना। तो उस टर्म में अब इस चीज़ को हमें कन्वर्ट करना है। मतलब ये कि हमें जो जनरल फॉर्म है वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के लिए वो है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसको सॉल्व करना है और इसी फॉर्म में लेके आना है। तो वो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन किसका होगा, वेव का नहीं है, वो पार्टिकल का है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे वेव नहीं है, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है और पार्टिकल शो करेगा अपना एम्पलीट्यूड और फेज और अपना डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन।
तो अगर जब पार्टिकल शो करता है तो यहाँ पे पार्टिकल के लिए अगर बात की जा रही है तो ये SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, किसका? पार्टिकल का। और ये क्या है? वेव्स हैं। वेव्स के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल ये क्या करते हैं? SHM करते हैं। SHM का मतलब ये अपने मेन पोजीशन के ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से वेव प्रोड्यूस होती हैं। तो हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा फिनोमिना बहुत स्थानों पे हो, क्योंकि बहुत स्थानों पे वेव एक दूसरे को इंटरप्ट करेंगी। तो हर जगह पे उनकी जो इंटेंसिटी होगी, हो सकता है लो हो, हाई हो, डिफरेंट होगी। तो वो कंडीशन इंटरफेरेंस वाली बहुत स्थानों पे बनेगी। किसी स्थान पे कंस्ट्रक्टिव होगा, किसी स्थान पे डिस्ट्रक्टिव होगा। तो अभी क्या होगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी पहले हम ये तो फाइंड करें, फिर इसके बाद कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी तो हमें उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अब यहाँ से सही से इस फॉर्म में लेके आना है, जनरल फॉर्म में। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है। चाहे आप वेव फॉर्म में आएंगे, चाहे SHM में आएंगे, तो दोनों में आप यही जनरल फॉर्म देखते हैं। इस तरह से आपको इस पार्टिकल का एक क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। आफ्टर दैट आप इंटेंसिटी की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको जब ये चीज़ मिल जाएगी तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2। यहाँ पे देखिए साइन A प्लस B का फार्मूला आप जानते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई करिए। साइन ओमेगा टी कॉस फाई साइन A कॉस B प्लस कॉस A, यानी कि कॉस ओमेगा टी प्लस कितना इंटू कितना? साइन फाई। ये चीज़ मिल जाएगी आपको। अब यहाँ से A2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो एक चीज़ कॉमन दिखाई पड़ रही है, ये ओमेगा टी जो साइन के साथ में है ना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 कॉस फाई, और यहाँ पे कॉमन कितना जाएगा? साइन ओमेगा टी, और प्लस A2, यहाँ पे आप साइन फाई पहले लिख लें, फिर इसके बाद लिख दें कॉस ओमेगा टी। ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा इस इक्वेशन में क्रिएटिविटी लगाएंगे, तो क्रिएटिविटी जब चलेगा तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे अगर इसको हम एक साथ में रखें थोड़ी देर के लिए, आप ऐसा सोचें कि ये पूरी एक चीज़ है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस वाले फॉर्म को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको थिंक करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ सपोजिशन लेना पड़ेगा आपको। क्या? अब वो देखिए कैसे। यहाँ पे अगर मैं माना A1 प्लस A2 कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू A कॉस ऑफ थीटा, ऐसा हम मान रहे हैं, अभी आप समझ जाएंगे। और यहाँ पे मानूँ A2 साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू A साइन ऑफ थीटा। अगर ऐसा मानते हैं, है ना, फिर आपको क्या मिलेगा? ये आपका इक्वेशन थर्ड बन सकता है। थर्ड आप इसको बना लें। तो समीकरण 3 में इतने का और इतने का मान रखने पर जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये एक नया इक्वेशन मिलेगा। और इस इक्वेशन में a और ये जो थीटा है ये एक क्या है? कांस्टेंट है, अलग से कांस्टेंट बनेगा। क्योंकि यहाँ पे आपने जो माना है ये आपने क्या माना है? अपने मन से माना है कि A1 प्लस A2 कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू A कॉस ऑफ थीटा, और A2 साइन फाई इज इक्वल टू A साइन ऑफ थीटा, जहाँ पे A व थीटा ये क्या है? न्यू कांस्टेंट है, ऐसा आप मानेंगे। अब ऐसा हमने क्यों किया? लगातार बता रहे हैं आपको ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहाँ पे आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा? A कॉस ऑफ थीटा थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे A साइन ऑफ थीटा, ऐसा मिल गया आपको। तो A कॉमन हो जाएगा, देखिए A दोनों साइड में आ जाएगा ना। मतलब कहने का ये, अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ तो y इज इक्वल टू
ए कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा इंटू कितना साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ऑफ थीटा इंटू कितना कॉस ओमेगा टी। अब एक चीज़ आप सोचिए कि यहाँ पे ए तो कॉमन है, ए कॉमन कर सकते हैं, मतलब ए कॉमन करेंगे जब तो आपको अंडर ब्रैकेट मिलेगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। फिर से देखिए आप, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये प्लस के साथ में मिला, मतलब ये किसका फार्मूला साइन ए प्लस बी का फार्मूला, जिसमें ए के स्थान पे कितना है ओमेगा टी और बी के स्थान पे कितना है थीटा, और ए आपका क्या था कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू आपको मिल गया इक्वेशन किस टर्म में, इस टर्म में। इसलिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी, इसलिए आपको ये मानना पड़ा कि हमने यहाँ पे ए और थीटा एक नया कांस्टेंट लेके कुछ ऐसा शिफ्ट किया यहाँ पे जिससे ये इक्वेशन जो है इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी लगाई और इस क्रिएटिविटी से आपको ये वाला इक्वेशन जो था ये वाला इस फॉर्म में, यानी कि सिंपल फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट के सिंपल फॉर्म में मिल गया, जो जर्नल फॉर्म है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का, ये जर्नल फॉर्म है। तो यहाँ पे आपने जब ये काम कर दिया है ना, तो इसको भी आप मान लें कोई इक्वेशन, इसको 4 और इसको 5। तो 4 और 5 ये दो इक्वेशंस हैं जिसमें आपने लेट किया है, एक सपोजिशन लगाया है जिससे आपको ये वाला इक्वेशन यानी कि समीकरण 3 में समीकरण 4 और 5 का मान रखने पर मान रखा तो ये हुआ, यहाँ से फिर ये आपको मिला, फिर आपको मिला कितना y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये मिल गया ना। अब ये जो पार्टिकल का आया है कौन सा इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये किसका है पार्टिकल का है y, ये आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो आया है ये किसका है पार्टिकल का है। ये पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ये वेव के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के जैसा है कि नहीं है। वेव का आपने माना कितना y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है ना, और दूसरी वेव का माना ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो आप सोचिए कि ये जो इक्वेशंस हैं ये सीधे एम्पलीट्यूड और साइन के साथ में फेज, सीधे एम्पलीट्यूड और सीधे साइन के साथ में फेज है ना। ये आप देखिए ये जो रिजल्टेंट इक्वेशन आपको मिला डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो रिजल्टेंट है इसमें भी तो वही चीज़ है, ये आपका क्या एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है, साइन है, और ये आपका ओवरऑल आ गया फेज। मतलब ये वाला इक्वेशन भी जो आपको मिला ये उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में आपका इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड था। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था जिसमें y1 इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी आपने माना है, y2 इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस 5 माना है। तो ये वाला जो इक्वेशन आपका मिला इसको आप कोई और नाम दे सकते हैं, इसको मान सकते हैं इक्वेशन 6 है ना। ये इक्वेशन 6 जो आपको मिला ये क्या है, ये आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की तरह ही मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप और डीपली चलिए, यहाँ पे आप क्या बता सकते हैं कि जो ये आपको परिणामी विस्थापन का समीकरण मिला है, अर्थात कण का जो विस्थापन समीकरण मिला है वो ऐसी वेव कौन सी y1 और y2 वेव के कारण है, ऐसी वेव के कारण है जिसका एम्पलीट्यूड क्या है a है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है a है, मतलब नया आयाम है। मतलब ये कि जो आपको परिणामी विस्थापन किसका कण का जो आपको परिणामी विस्थापन मिला वो ऐसी वेव्स के कारण है, ऐसी वेव्स के कारण है जो y1 और y2 डिस्प्लेसमेंट दर्शाती हैं। कौन सा डिस्प्लेसमेंट दर्शाती हैं, y1 और y2 डिस्प्लेसमेंट दर्शाती हैं। और इनके कारण जो परिणामी कण का एम्पलीट्यूड है
वो क्या है, कैपिटल ए है। तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं, है ना, कि ये आपका इक्वेशन नंबर 6 समीकरण 6 समीकरण 1 व 2 की तरह है। और उपरोक्त कण ये आपका जो है ना, उपरोक्त बिंदु पर परिणामी विस्थापन जो ये मिला है आपको, परिणामी विस्थापन ऐसा है जिसका आयाम क्या है, ए है। ये आपको सिर्फ हम बता रहे हैं, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। तो इस तरह से ये कहानी तो यहाँ तक पहुँचेगी। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, आपको मिला एक नया इक्वेशन y इज इक्वल टू क्या, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये मिला है। ये आपका इक्वेशन नंबर 6 है। अब आपको फिर से जो आपने माना था ये वाला इक्वेशन, ये समीकरण नंबर 4 और 5, समीकरण 4 और 5 को जोड़ते हैं। लेकिन क्या करके जोड़ते हैं, वर्ग करना पड़ेगा, है ना। और वर्ग करने के बाद हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे, है ना। किस लिए, इस a का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 4 और 5, समीकरण 4 और 5 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर क्या ज़रूरत है ये करने की, क्योंकि हमें भी तो पता चले कि जो परिणामी डिस्प्लेसमेंट लिया पार्टिकल ने क्या लिया, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिया, किसकी वजह से, y1 और y2 की वजह से। जब वो किसी पॉइंट पे जाकर मिली, है ना, तो वहाँ का जो पार्टिकल था जो उसने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिया, उस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट से उसका नया एम्पलीट्यूड क्या बना, ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, ये हमें निकालना है। ये भी हम तो जाने कि इंटरफेरेंस बस ऐसे पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ना नहीं है, हमें ये जानना है कि a का मान कितना होगा, है ना। a1 a2 जो आपने इस्तेमाल में माना है वो इसमें इन्वर्टेड है, ज़्यादा होगा या a1 या माइनस a2 हम करेंगे ये होगा, या a1 प्लस a2 के टर्म्स में आएगा, क्या होगा ये तो हमें पता चले और हम लोग वहाँ से ये चीज़ निकालना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि इक्वेशन 4 और 5 इन दोनों का हम लोग होल स्क्वायर करें, मतलब दोनों साइड का वर्ग करें और ऐड करें, फिर हमको a की वैल्यू पता चल सकती है। तो आप देखें यहाँ पे, जब आप समीकरण 4 के और 5 के लिए वर्ग करना शुरू करेंगे तो आप दोनों पक्षों का करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे वर्ग करके, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, मतलब आपको a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई होल स्क्वायर प्लस कितना a2 साइन ऑफ फाई इतने का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर करके राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे a कॉस ऑफ थीटा इतने का होल स्क्वायर प्लस a साइन ऑफ थीटा इतने का भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, मतलब आपको मिलेगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई और फिर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखिए आप यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन है और यहाँ पे कुछ आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अब शिफ्ट जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देख सकते हैं, ये भी आपको क्या मिला, इधर देखिए, इसको हम पहले इधर लिखते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉमन, अंडर ब्रैकेट मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब आपको मिला कितना, a1, ये a1 का स्क्वायर, ये हम दूसरी साइड में लिख रहे हैं इक्वल टू का साइन लगा के, a1 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए
ये a2 है, यहाँ पे a2 है और स्क्वायर भी है, तो a2 का स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर फाई कास स्क्वायर फाई ऐसा मिल सकता है। मतलब a2 का स्क्वायर अंडर ब्रैकेट साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई। अब ये कहानी तो आपने पढ़ी है, इतने की वैल्यू 1, इतने की वैल्यू 1, मतलब आपको मिला ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, है ना, और फिर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई। मतलब ये भैया कि यहाँ पे आपको अभी ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, ए स्क्वायर की वैल्यू इतनी होगी। मतलब जो नया एम्पलीट्यूड मिला है पार्टिकल का, जो पार्टिकल था जब सुपरपोजिशन हुआ तो उसने एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिया y, जिसकी वजह से उसका नया एम्पलीट्यूड बना a। अब इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आपको मिला कितना, ये, है ना। तो यहीं पे कहानी थोड़ा सा स्लो करेंगे, है ना। अब इसके आगे की कहानी क्या होगी, कितने इक्वेशंस हम लोग मान चुके हैं, 6 तक बन गया है, तो आप इसको इक्वेशन 7 मान सकते हैं। ये इक्वेशन बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी तरह से बनाएं, है ना बनाएं तब भी काम चलेगा, लिखना पड़ेगा। तो अब क्या है, एक कॉन्सेप्ट और होता है वेव के टर्म्स में, है ना। तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूंकि तीव्रता क्या होती है, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। इट मीन्स इज दैट जो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट लिया तो उसका नया एम्पलीट्यूड बना, नई उसकी इंटेंसिटी बनी होगी, और वेव्स की भी तो कुछ इंटेंसिटी रही होगी। तो नए एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, और नया एम्पलीट्यूड ही आपको नई इंटेंसिटी देगा जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। क्योंकि नया एम्पलीट्यूड जो आपको मिला है ये किसके साथ में मिला है, आपको नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ में मिला है। इसका मतलब इसी की वजह से हमको क्या मिलने वाला है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलने वाली है, परिणामी तीव्रता, है ना। अतः आप लिख सकते हैं परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, आई आर अगर हम मानते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा क्या, ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, यही है। क्योंकि वही पार्टिकल है वो जिसने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y लिया है ना। किसकी वजह से, y1 और y2 की वजह से लिया है उसने y डिस्प्लेसमेंट, और y डिस्प्लेसमेंट लेके एक नया एम्पलीट्यूड बनाया है। तो इसकी जाहिर सी बात है एक नई इंटेंसिटी होगी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। मतलब आई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो ये कहानी अगर यहाँ तक समझ में आई है तो हम लोग थोड़ा लिख सकते हैं, आई आर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। के आपका क्या है, एक समानुपाती नियतांक है ना, फिर के इज, है ना, कांस्टेंट, ठीक है ना, के आपका नियतांक हो गया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, है ना, समीकरण 7 से ए स्क्वायर का मान अगर यहाँ पे रखेंगे, है ना, तो आपको एक नया व्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, आई आर इज इक्वल टू कितना, के ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है समीकरण 7 से, a1 प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये कहाँ से मिला, समीकरण 7 से, ये हो गया। के का मल्टीप्लाई जरा करें अंदर, तो आई आर इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे स्क्वायर है लगाइएगा, आपको मिलेगा के ए1 का स्क्वायर प्लस के ए2 का स्क्वायर प्लस 2 के ए1 ए2
कॉस ऑफ फाई। ये कहानी यहाँ तक तो है, ठीक है, सब कुछ बराबर चल रहा है। अब आपको अगर थोड़ा सा थिंक करना है तो कर सकते हैं ये। अगर यहाँ पे Ka1 की बात करें तो आपको क्या मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिली क्या, Ka1 या A के स्क्वायर के टर्म में रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या मिली, IR इज इक्वल टू Ka स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर Ka1 का स्क्वायर है, A1 क्या है आपका एम्पलीट्यूड है ना, तो ये पहले वाली तरंग की तीव्रता बन सकती है। मतलब ये बन सकता है क्या I1 और ये बन सकता है क्या I2। अब यहाँ पे इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको एक बार और शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से IR इज इक्वल टू कितना, Ka1 का स्क्वायर, क्योंकि आपका ये पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड है ना, तो उसकी तीव्रता क्या बन जाएगी, यहाँ से I1 बन जाएगी ना। आप के जानते हैं कि क्या है, कांस्टेंट है। तो मतलब क्या I1 होता क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, ऐसा। I2 क्या होता, A2 स्क्वायर, यही होता, क्योंकि तीव्रता क्या होती है, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो पहले वाले तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, दूसरे वाले तरंग की तीव्रता उस तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो K आपको मिलता, मतलब यहाँ पे I1 I2 रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन अभी कहानी थोड़ी सी बाकी है। इसको जब शिफ्ट करेंगे Ka1 का स्क्वायर प्लस Ka2 का स्क्वायर, और फिर इसको हम लिख सकते हैं +2, यहाँ पे जो K है इसको हम लगाएंगे रूट, है ना, और लिखेंगे Ka1 का स्क्वायर इंटू Ka2 का स्क्वायर, और कास ऑफ फाई को रखेंगे इसके बाहर, यानी कि यहाँ पे इंटू है, आप समझिएगा। यहाँ पे जो हमने किया है वो एक्चुअल में ये है कास ऑफ फाई। देखिए क्या ये वैल्यू चेंज हो गई, नहीं, क्योंकि K और K का मल्टीप्लाई करेंगे K स्क्वायर, और ये रूट के अंदर है तो K बाहर आएगा। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, ये भी A1 A2 होके रूट से बाहर निकलेगा। मतलब रूट के अंदर जब ये वैल्यू गई, इतनी वैल्यू जब रूट के अंदर गई तो K का स्क्वायर हो जाएगा, A1 का स्क्वायर हो जाएगा, A2 का स्क्वायर हो जाएगा। K के स्क्वायर को हमने दो स्थानों पे तोड़ दिया है, K यहाँ पे, K यहाँ पे, ऐसा करके लिखा है। अब ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हमें I1 और I2 के टर्म्स में तोड़ना है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यदि तरंगों की, कौन सी तरंगों की, जो व्यतिकरण कर रही हैं, व्यतिकरण की घटना को दर्शा रही हैं, तरंगों की पृथक पृथक तीव्रताएं क्या हों, तीव्रताएं I1 व I2 हों, तब I1 इज इक्वल टू क्या होगा, Ka1 स्क्वायर, और I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ka2 स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। इसलिए आपको क्या मिल जाएगा, IR अभी पीछे था, IR इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा I1 इतने के स्थान पे रखेंगे प्लस I2 प्लस 2, और ये रूट है, इतने के स्थान पे फिर लिखेंगे रूट लगा के क्या, I1, है ना, इंटू I2 और कास ऑफ फाई। ये आपको मिल गई रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो कॉन्सेप्ट तो इजी है, बस आपको ध्यान देना है। अब ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल गई। अब इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कब कंस्ट्रक्टिव हो सकता है और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की अगर बात करें, यहाँ पे इसका भी उपयोग किया जाएगा। इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं, ये आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं मिला है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की बात की जा रही है यहाँ पे, जो ये इक्वेशन आपको मिला है। लेकिन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर हम निकालते हैं यहाँ से, तो आपको मिलता A इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास ऑफ फाई। ये सारी कहानी किस में होती, ब्रैकेट में। अब जरा एक चीज़ सोचो, आपने वेक्टर पढ़ा होगा,
तो वहाँ पे समांतर चतुर्भुजों के योग का नियम पढ़ा होगा ना, वेक्टरों के, दो वेक्टरों के योग के पैरेललोग्राम मेथड जो है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो आपने निकाला r इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ फाई। सिमिलरली ये वाला आपको a मिल रहा है उसी तरह से, लेकिन अब यहाँ पे जो ये a है उस पार्टिकल का नया एम्पलीट्यूड, ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो ये कब ज़्यादा होगा कब कम होगा ये सब हम लोग जान सकते हैं, है ना। अभी वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे अब थोड़ा सा हम थॉट आपको दे देते हैं कब ज़्यादा होगा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसका मान, कास ऑफ फाई का मान अधिकतम कितना होगा, जब कास ऑफ फाई शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, तब तो ए का मान मैक्सिमम आएगा, है ना। और अगर हम यहाँ पे 90 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तब आपको रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड मिलेगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। और अगर हम इतने के स्थान पे क्या रख देंगे, कास ऑफ फाई इज इक्वल टू, मतलब ये सीधा सीधा आपको बताएं एक बार, फाई इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री, तब आपको मिलेगा ए इज इक्वल टू कितना a1 प्लस a2, मतलब जो आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला वो क्या है, a1 प्लस a2 के बराबर है। जब आपको फाई की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 180 डिग्री, तब आपको मिलेगा ए इज इक्वल टू a1 माइनस a2। अब ये एम्पलीट्यूड कम होगा, जब आपने फाई इज इक्वल टू 90 रख दिया तो 90 पे जनाब आपको मिलने वाला है ए इज इक्वल टू कितना अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, ये मिलने वाला है। तो आपको इस वाले फार्मूले का यूज करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, और इस वाले फार्मूले का यूज करके आप क्या बता सकते हैं, यहाँ से तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको मिल गई है। अब ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी, है ना, किससे, ये आप डिसाइड कर सकते हैं इस फार्मूले से, और इसी के आधार पे आप बता सकते हैं कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना। अब इसके लिए भी मेन फैक्टर कौन है, कास ऑफ फाई, इसी से आप बता पाएंगे। तो वेव का फिनोमिना बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर किसी पॉइंट पे आपको डाउट है तो आप ज़रूर मेंशन करें एक कमेंट, और उस कमेंट को हम पढ़ेंगे और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर इसके बाद ये आपका इसके बाद की कहानी है। तो फटाफट ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और फिर इसके बाद ये आता है ये पोर्शन, फिर आप इसके बाद यहाँ से ये नोट कर सकते हैं। बस हो गया ये आपका। तो अगले वीडियो में आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।